में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये हर वर्ष किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। देखिए, आपका व्हीटस्टोन सेतु कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाया है हमने। सबसे पहले इसकी रचना लिखनी होती है, उसके बाद इसका सिद्धांत लिखना होता है, और उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, P/Q = R/S को प्रूफ करना है। ठीक है, इसका यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं हमने किस प्रकार से बनाया है। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS, ठीक है, ABCD के द्वारा एक चतुर्भुज बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु A और C के बीच, यानी कि बिंदु A और C के बीच में एक सेल E कुंजी K1 के द्वारा जुड़ी है। ठीक है, बिंदु A और C के बीच में एक सेल E K1 के द्वारा जुड़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर, जिसे धारामापी कहते हैं, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जिसे धारामापी कहते हैं, कुंजी K2 के द्वारा जुड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी रचना में लिखना है। हमने यही लिखा है कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS, ठीक है, को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाया, ABCD बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ते हैं। हमने यही बताया, बिंदु A और C के बीच में एक सेल E कुंजी K1 के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, B तथा D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी कि B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर, जिसे धारामापी कहते हैं, G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, हमने यही लिखा है। उसके बाद देखिए सिद्धांत को किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि हमारे जो 4 प्रतिरोध है PQRS, ठीक है, इन चारों प्रतिरोधों को इसमें इस प्रकार से सेट करते हैं, इस धारामापी में कोई परिवर्तन न हो। जब हम करंट फ्लो करेंगे तो इस धारामापी में कोई परिवर्तन न हो तो हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु होगा वो प्रूफ हो जाएगा, यानी कि संतुलित हो जाएगा। ठीक है, हम इस प्रकार से इन चारों प्रतिरोधों को सेट करेंगे। इसके सिद्धांत में हमें यही लिखना है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो उसे संतुलित की अवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि P/Q = R/S हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए हमारा ये इस प्रकार से सिद्धांत है। उसके बाद देखिए हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। ठीक है, देखिए आपने किरचॉफ का नियम तो पढ़ा होगा। इसमें 2 बंद पास है, बंद पास 1 और बंद पास इसका दूसरा। ठीक है, तो देखिए ABDA, ठीक है, ये इसका पहला बंद पास है, और दूसरा BCDB, ठीक है, ये इसका दूसरा बंद पास है। हम बंद पास 1 के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने वाले हैं, यानी कि ABDA। ठीक है, हम इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ABDA में, ठीक है, यानी कि पहले बंद पास के लिए ABDA में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A और B के बीच में जो धारा है I, ठीक है, और प्रतिरोध P है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है धारा I इंटू में P। ठीक है, उसके बाद देखिए B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है और कुंजी K2 है। ठीक है, उसके बाद D और A के बीच में हमारी धारा I2 है और प्रतिरोध R है। ठीक है, देखिए इसमें धारा की दिशा विपरीत मिली है हमें। ठीक है, इधर की ओर मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें इधर की ओर मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया। ठीक है, यानी कि माइनस के I2 गुणा में R। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, तो इसलिए हमने =0 रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने इसको सही से लिखा है, यानी कि I1P = I2R, यानी कि हम I2R को बराबर के दूसरी ओर ले गए। ठीक है, यानी कि माइनस का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं I1P = I2R, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद देखिए उसी प्रकार हम बंद पास 2 के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने वाले हैं, यानी कि BCDB में। ठीक है, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने वाले हैं इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंद पास BCDB में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि इसमें जो धारा है I1 और प्रतिरोध Q है। ठीक है, तो हमने यही लिखा है धारा I1 गुणा में Q। ठीक है, उसके बाद यहाँ से C और D के बीच में धारा I2 और प्रतिरोध S है। ठीक है, तो हमने धारा I2 और प्रतिरोध S, हमने माइनस का चिन्ह इसीलिए लगाया क्योंकि हमें धारा की दिशा विपरीत मिली, हमें इधर की ओर मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखिए हमने माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया है। इक्वल टू, इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए हमने इक्वल टू में 0 रखा है। ठीक है, उसके बाद हम जो माइनस का चिन्ह है ये हट जाएगा, इसको बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि I1Q = I2S। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 व समीकरण 2। हम समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 है I1P = I2R, इसको हमने ऐसे ही लिखा है
I1P इक्वल टू I2R, ठीक है। उसके बाद समीकरण नंबर 2 है हमारी I1Q इक्वल टू I2S, ठीक है। तो I1Q इक्वल टू I2S, ठीक है। इसको हमने इस प्रकार से रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद जो बचा है हमारा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। इस प्रकार से हमें यही प्रूव करना था, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु है। इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बड़े एग्जाम में इसी प्रकार से करना है, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे कमेंट्स बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको भी जाकर फॉलो करें, ठीक है। वहां से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।